तो हेलो, आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर करना। सीधी सी बात क्या होती है? ब्रीदिंग। ठीक है, इतनी चीजें हो गई ब्रीदिंग। अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है रेस्पिरेशन किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमारी जो डिपेंड करती है हैबिटेट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। तो रेस्पिरेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक हैबिटेट, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, यस। जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेसी, ये सारे एक्वाटिक होते हैं। इस कारण इनमें कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यस। तो बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये चारों जो होते हैं क्या करते हैं, O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं। फिर बात करते हैं एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर हमारा अर्थवर्म आता है। ठीक है, इनके अंदर थिन एंड मॉइस्ट स्किन पाई जाती है जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो कैसी स्किन पाई जाती है? पर थिन एंड मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है लार्जेस्ट फाइलम होता है, जिसके अंदर हमारा पेरीप्लेनेटा जिसे कॉकरोच बोलते हैं। तो कॉकरोच में हमारा ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, मतलब इस ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। जबकि बात करें जो हमारे क्रैब एंड प्राउंस पाए जाते हैं, एक्वाटिक होते हैं, इस कारण इसमें गिल्स और बुकगिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा पीला होता है। ठीक है, जो पीला होता है एक्वाटिक होता है, इस कारण गिल्स के थ्रू करता है और टेरेस्ट्रियल वाले पल्मोनरी सैक करता है। एनसीईआरटी में अपने गिल्स ही दिया हुआ है। तो मोलस्का कैसे करता है? गिल्स के थ्रू करता है। फिर बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर स्टेरिएसिस आता है, जिसे हम स्टारफिश बोलते हैं। इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। ये क्या करता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम द्वारा O2 CO2 का एक्सचेंज करता है। फिर बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा होता है उसमें एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसिस, और ये क्या करता है? गिल्स के थ्रू करता है। अब आते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर सबसे पहले फिश आती हैं। फिश हमारे गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। फिर आता है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया जो होता है वो हमारा लंग्स से भी करता है, गिल्स से भी करता है, स्किन से भी करता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, मतलब जो हमारा एम्फीबिया जिसके अंदर फ्रॉग आता है, ये चारों के थ्रू मतलब लंग्स, गिल्स, स्किन और बक्कोफेरेंजियल कैविटी तीनों के थ्रू करता है। रेप्टाइल्स की बात कर, रेप्टाइल्स में हमारे लंग्स पाए जाते हैं। फिर हमारे मैमल्स में बात करते हैं तो मैमल्स में भी लंग्स पाए जाते हैं। वेल एंड डॉल्फिन ये दोनों भी क्या करते हैं? वेल एंड डॉल्फिन ये दोनों भी लंग्स के द्वारा करते हैं। तो लंग्स हमारे क्या होते हैं? वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं। ठीक है, लंग्स हमारे वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं। और गिल्स क्या होते हैं? गिल्स हमारे वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जब लंग के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जब हमारा गिल्स के थ्रू होता है उसे बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन जो होती है हमारे तीन स्टेप में होती है। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहां पर एक्सचेंज होता है एयर का बिटवीन एटमॉस्फेयर और लंग्स। एटमॉस्फेयर से अंदर आती है गैस और लंग्स से CO2 बाहर जाती है, इसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है? इंटरनल रेस्पिरेशन यहाँ पर एक्सचेंज होता है एयर का बिटवीन लंग्स और ब्लड। तो मतलब यहाँ पर O2 CO2 को एक्सचेंज होता है लंग्स के बीच में और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो जो O2 है वो क्या करती है? टिश्यू के पास पहुंच जाती है, और टिश्यू के पास पास पहुंचकर वहां पर क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज यहाँ पर टूटती है और ATP बनाती है, इसे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो ये होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारा इस रेस्पिरेशन तीन स्टेप में होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी स्टार्ट होती है हमारे नेजल चैम्बर से या नेजल कैविटी से। तो सबसे पहले जो एयर इंटर करती है नेजल चैम्बर में कैसे जाती है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, मतलब ये क्या करती है, जो एयर इंटर करती है हमारे नाक से इंटर करती है, ठीक है, यस। उसके बाद नेजल चैम्बर में जाती है, जो नाक के अंदर जो चैम्बर होता है उसे बोलते हैं नेजल चैम्बर। फिर जो पैलेट, पैलेट क्या होता है, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी, मतलब मुंह के अंदर के चैम्बर को और नाक के अंदर के चैम्बर को जो अलग करता है उसे बोलते हैं पैलेट, ठीक है। अब आता है जो हमारा नेजल कैविटी होती है, नेजल पर कैविटी के दो पार्ट होते हैं, एक होते इंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, मिडिल पोस्टीरियर पार्ट। जो इंटीरियर पार्ट में क्या, इंटीरियर पार्ट को हम नेजल वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं। यहाँ पर हेयर और स्किन पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर हेयर और स्किन पाई जाती हैं। ए और हेयर और स्किन क्या करते हैं, जो हेयर होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल को, ताकि डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स के अंदर न जा पाए, ठीक है, इंटीरियर पार्ट होगा। मिडिल पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं, मिडिल पोस्टीरियर पार्ट में हमारी बोन्स पाई जाती हैं जो स्कल के समान होती हैं, ठीक है, स्पाइरल पैसेज प्रोवाइड करती हैं। जो स्पाइरल पैसेज होता है, जो स्पाइरल पैसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण क्या होती है, जो एयर का टेम्परेचर होता कम हो जाता और होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो इसकी लाइनिंग होती है, मिडिल पोस्टीरियर पार्ट की जो लाइनिंग होती है स्यूडो होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, सीलेटेड होती है, कोल्यूमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। अब देखो इसकी लाइनिंग कैसे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होगा, सिंपली सी बात, यहाँ पर गोबलेट सेल्स पाए जाएंगे और गोबलेट सेल्स हमारे क्या करते हैं, गोबलेट सेल्स हमारे म्यूकस रिलीज करते हैं और ये म्यूकस क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, इसके अलावा ट्रैप करता है बैक्टीरिया को ताकि वो लंग्स के अंदर न जा पाए। इतनी सारी चीजें हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इसके बाद जो हमारा इंटरनल, देखो तो हमारा नेजल चैम्बर के बाद हमारा इंटरनल लेयर आ जाएगा, ठीक है, मतलब फिर उसके बाद हमारा फेरिंग्स आ जाएगा। फेरिंग्स हमारा कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। फिर जो देखो जो फेरिंग्स होता है वो हमारा किस में खुलता है, फेरिंग्स हमारा किस में खुलता है, हमारे लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ अपर मोस्ट पोर्शन होता है किसका, ट्रेकिया का, ठीक है यस, ट्रेकिया का, उसे हम बोलते हैं लैरिंग। लैरिंग क्या करता है, इसे वोकल कार्ड भी बोलते हैं, मतलब इसे साउंड बॉक्स, मतलब बोलने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो लैरिंग्स। लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है, कवरिंग ऑफ ग्लोटिस, ठीक, उसे ग्लोटिस बोलते हैं। और इस ग्लोटिस को जो कवर करता है उसे बोलते हैं इपीग्लोटिस। तो इपीग्लोटिस हमारा थिन इलास्टिन कार्टिलेज का बना हुआ होता और फूड एंट्री के समय क्लोज हो जाता है ताकि फूड, ताकि खाना ट्रेकिया के अंदर ना जा सके। अब बात करते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया में 16 से 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग पाई जाती हैं, जो कैसी होती है, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती हैं, मतलब वेंट्रल साइड से हमारी कंप्लीट होती हैं और डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है। ये रिंग जो होती हैं सी शेप की होती हैं। इन रिंग का क्या एडवांटेज है, ये रिंग क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं कोलैप्सिंग, मतलब ताकि ताकि जो ट्रेकिया है वो दब ना जाए, उसको बचाने का काम कौन करती हैं, एट रिंग करती हैं। इसकी एपिथेलियम की बात, ए बी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम होती है, ठीक है। इसकी जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्री पर, मतलब पांचवें लेवल की जो हमारी वर्टिब्री होती है वहां पर डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है। अब बात कर लेते हैं एयर पैसेज के बारे में। तो एयर पैसेज की बात करते हैं तो एयर हमारी इंटर करती है नेजल, नेजल सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ, इंटर करती है नोस्ट्रिल से, नोस्ट्रिल से जाती फिर नेजल कैविटी में, फिर इंटरनल लेयर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इसके बाद हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल आ जाएगा, फिर मिडिल लेवल ब्रोंक्यूल आ जाएगा, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो मतलब नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, ठीक है। तो नोस्ट्रिल से लेकर क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन के क्या एडवांटेज है, सबसे पहला ये क्या करता है, रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल का।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या हेयर स्किन पाए जा रहे थे। फिर ये रिमूव करता बैक्टीरिया को, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस पाया जा रहा था। इसके अलावा टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के समान करता, क्योंकि इसके अंदर हमारा म्यूकस पाया जा रहा था। इसके अलावा ह्यूमिडिफाई करता, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर पाया जा रहा था। इसके अलावा एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक ले जाता, तो यह कंडक्टिंग जोन के फंक्शन हो गए। फिर जो सी शेप की कार्टिलेज होती है वो ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक पाया जाता, मतलब ट्रेकिया हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आ जाएगा टर्सरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल। मतलब इन 4 हिस्सों में हमारी सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेज की बनी हुई रिंग पाई जाती है। फिर रेस्पिरेटरी जोन की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी जोन में हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आ जाएगा। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डिवाइड होकर एल्वोलर डक्ट बनाएगा और एल्वोलर डक्ट हमारा मिलकर एल्वोलर सेक बनाएगा। और हर एक एल्वोलर सेक के अंदर 2 या 2 से अधिक एल्वोलाई पाए जाते हैं। ठीक है, अब एल्वोलाई कैसे बने होते हैं? तो एल्वोलाई की जो एपिथेलियम होती है वो क्या होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। ठीक है, जो क्या करती है? जो डिफ्यूजन का काम करती है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाते हैं। ये क्यूबॉइडल सेल्स क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं और कोलेप्सिंस बनाते हैं। मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं ताकि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कोलैप्स ना कर जाए, मुड़ ना जाए, उसको कोलैप्सिंग से बचाते हैं हमारे क्या? सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं लंग्स। लंग्स हमारे कहाँ पर? थोरेसिक थोरेसिक केज के अंदर पाए जाते हैं। इस कारण इसे बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। इसके वेंट्रल साइड पर क्या होता है? वेंट्रल साइड पर हमारे स्टर्नम और रिस्ट पाई जाती हैं। ठीक है, लेटरल साइड पर हमारे रिब्स होती हैं। डोर्सल साइड पर हमारा वर्टिब्रल कॉलम तथा रिब्स होते हैं। एंटीरियर पर हमारी क्लोमिकल बोन होती है। पोस्टीरियर साइड पर हमारे डायफ्राम। डायफ्राम कैसा होता है? डायफ्राम हमारे डोम शेप का होता है और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। लंग्स की बात करते हैं। लंग्स हमारे कवर्ड होते हैं बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर को हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, इनर को बोलते हैं विसरल प्लूरा, और दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? दोनों लेयर को साथ में रखता। जो पैराइटल प्लूरा होती है कांटेक्ट में होती है थोरेसिक केज के, जबकि विसरल प्लूरा होती है वो कांटेक्ट में होती है लंग सरफेस के। अब बात करते हैं लंग्स। तो लंग्स हमारे 2 होते हैं, एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। लेफ्ट लंग क्या होता है? लेफ्ट लंग के में थोड़ा सा कार्डियक नोच पाया जाता है, मतलब वहां पर कार्डियक नोच का मतलब है उसके बीच में हमारा हार्ट पाया जाता है। तो लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच होता जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता। यहाँ पर 2 लोब होते हैं और यहाँ पर केवल ओब्लिक फिशर ही पाया जाता। राइट लंग की बात करें, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, यस, यहाँ पर ट्रांसवर्स और ओब्लिक दोनों फिशर पाए जाते हैं और इसमें 3 लोब होते हैं। ठीक है, यस। अब बात करते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मेन कारण है जो जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है। जो आउटर प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है इनर प्रेशर की तुलना में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? आउटर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर इंस्पायरेशन हो जाती है। अगर इनर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आउटर की तुलना में तो वहाँ पर एक्सपायरेशन हो जाता है। तो इंस्पायरेशन का मतलब होगा सिंपली सांस लेना। इसमें 2 मसल्स इन्वॉल्व होते, एक डायफ्राम, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब हमारी डायफ्राम कांटेक्ट करती है तो कैसी थी? डोम शेप से फ्लैट हो जाती है। जब फ्लैट होती है तो उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या हो? जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसके कारण क्या होता है? जो पैराइटल प्लूरा होती है वो क्या करती है? पैराइटल प्लूरा जो होती है, नहीं, जो हमारा डायफ्राम होता है वो पुल करता है पैराइटल प्लूरा को। पैराइटल प्लूरा पुल करती है विसरल प्लूरा को। विसरल प्लूरा क्या करती है? लंग्स को। विसरल प्लूरा हमारे लंग्स को स्ट्रेच करती है, जिसके कारण लंग हमारे स्ट्रेच होते हैं। जब स्ट्रेच होते हैं तो उनके अंदर का वॉल्यूम तो लंग्स हमारे कैसे स्ट्रेच होते हैं? लंग्स हमारे इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आते हैं, मतलब इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जाते हैं, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ता, प्रेशर घटता और इंस्पायरेशन हो जाती है। अब देखो इन सब में कांटेक्ट कर रहे हैं, इस कारण हमारी एटीपी यूज होती है, इस कारण एक्टिव प्रोसेस होती है। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कांटेक्ट में। जब हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करते हैं तो रिब्स और स्टर्नम क्या होते हैं? थोड़ा बाहर की तरफ आते हैं और ऊपर की तरफ उठते हैं, जिसके कारण उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है। जब ये वॉल्यूम बढ़ता है तो रिब्स और स्टर्नम हमारे पुल करते हैं किसको? पैराइटल प्लूरा को। पैराइटल प्लूरा जो होती है विसरल प्लूरा को पुल करती है। जो विसरल प्लूरा हो वो लंग्स को स्ट्रेच करती है, जिसके कारण जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? हमारा
डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारा बढ़ता है, जिसके कारण इसके अंदर का प्रेशर, जिसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है, जिसके कारण एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन हो जाती है। अब देखो इन दोनों चीज़ों में, दोनों चीज़ों क्या होती है, मसल्स हमारी कांटेक्ट करती हैं। जब ये सारी चीज़ें कांटेक्ट करती हैं तो इसमें एटीपी यूज होती है। जब एटीपी यूज होती है तो ये एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है यार। अब बात करते हैं हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमारी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक होती है इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और दूसरा होती है हमारी एब्डोमिनल मसल। जो इंटरनल 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 इंटरकोस्टल मसल जब हमारी कांटेक्ट करती हैं तो क्या होता है, ये क्या करती, ये हमारी पुश करती हैं स्टर्नम और रिब्स को। स्टर्नम देखो, अब हमको क्या करना, एक्सपायरेशन करना, मतलब अंदर का प्रेशर बढ़ाना हो। तो बेसिकली क्या होगा, तो ये क्या करेंगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पुश करेंगी स्टर्नम और रिब्स को, अंदर की तरफ जाएंगी और थोड़ा डाउनवर्ड जाएंगी। ठीक है, जिसके कारण ये क्या करती हैं, जिसके कारण पैराइटल प्लूरा को क्या करेंगी, पुल नहीं पुश करेंगी। फिर ये बिस्लर प्लूरा को पुश करेंगी, जिसके कारण लंग के अंदर का प्रेशर क्या, जिसके लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब आता है हमारा इंस्पायरेशन। तो देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। इंस्पायरेशन का सिंपली मतलब क्या हो गया कि अंदर के प्रेशर को कम कम करना, बाहर के प्रेशर को बढ़ाना। तो इसमें क्या होगा, थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, मतलब लंग्स के अंदर के प्रेशर को इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। तो वहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा और हमारा क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा, नॉर्मल कह सकते हैं चाहे फोर्सफुल। एक्सपायरेशन में क्या होगा, थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम घटना चाहिए, ताकि जिसके कारण इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम घटे। जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम घटेगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, जिस कारण एक्सपायरेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी को। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, हर मिनट हम 12 से 16 बार हर मिनट में हम सांस लेते हैं। जो एक ब्रीदिंग होती है उसमें एक बार इंस्पायरेशन होता, एक बार एक्सपायरेशन होता। मतलब हम 12 से 16 टाइम्स क्या इंस्पायरेशन करते हैं, 12 से 16 टाइम एक्सपायरेशन करते हैं एक मिनट में। ठीक है। अब आता हमारा स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक मशीन होती है जो क्या करती है, पल्मोनरी वॉल्यूम को नापती है। एक कौन कौन सी वॉल्यूम को नाप सकती है, टाइडल वॉल्यूम को नापती है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को नापती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को नापती है। जो क्या होती है, जो एक क्या जो मशीन स्पायरोमीटर होती है रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं नाप पाती है। ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय नॉर्मल ब्रीदिंग। इसका मतलब है जब हम नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं उस समय हम कितनी सांस अंदर लेते हैं, कितनी सांस बाहर छोड़ते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम हमारी 500 ml होती है। ठीक है, यस। फिर आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या होता है, आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम द एक्स्ट्रा और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व। मतलब ये बोल रहा है हमने टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर लिए, ठीक है, उसके बाद हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर और लंग्स के अंदर ले सकते हैं, उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो 2500 से 3000 ml होती है। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आफ्टर टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरिंग द एक्स्ट्रा और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये बोल रहा है हमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया, उसके बाद हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आउट करते हैं या एक्सपायर करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 से 1100 के ml होती है। ठीक है, यस।
फिर ये बोल रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, मतलब आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम द सम अमाउंट ऑफ एयर स्टिल रिमेन्स इन लंग्स इज कॉल्ड रेसिडुअल। मतलब ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम को हटा दिया, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया और इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया। उसके बाद जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगी उसे बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है यार। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गई 1100 से 1200। एक बार दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टाइडल वॉल्यूम देखा। टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान जो हम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल आउट करेंगे उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और जो 500 ml होती है। फिर हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, तो हम टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर कर लिया, उसके अलावा जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करेंगे उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो 2500 से 3000 होती है। उसके बाद बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया, उसके बाद हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान कितनी सांस बाहर निकाल सकते हैं उसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो कितनी होती है, जो हमारी होती है 1000 से लेकर 1100 होती है। फिर बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, फिर बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, मतलब कि हमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया, उसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया, जो लंग्स में बचेगी उसी को बोल देंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम हमारी कितनी होती है, जो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है वो हमारी होती है 1000 से हाँ मतलब 1100 से 1200 ml होती है। अब बात करते हैं मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम का मतलब है हमने क्या किया, 1 मिनट के दौरान कितनी इंस्पायरेशन कर रहा है, नहीं, मिनट वॉल्यूम का मतलब है 1 मिनट के दौरान हम कितनी सांस को अंदर ले रहे हैं, कितनी सांस को बाहर कर रहे हैं, वही वॉल्यूम को होगी, मिनट वॉल्यूम होगी। देखो पर मिनट हम क्या करते हैं, हर मिनट क्या करते हैं, हर मिनट हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं और हर बार कितना लेते हैं, 500 ml लेते हैं। इस कारण जो मिनट वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 6000 से 8000। मतलब कह सकते हैं जो टाइडल वॉल्यूम है उसको हम 1 मिनट में जब निकालेंगे तो वही हमारी मिनट वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। अब पल्मोनरी वॉल्यूम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन होल्ड, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, उसको बोल देंगे पल्मोनरी। मतलब क्या हो गया कि जब हम सांस ले रहे हैं, कितनी सांस ले रहे हैं, कितनी सांस हम लंग्स में रख रहे हैं और कितनी सांस हम निकाल रहे हैं, ये जो होती है ये सारी होती है हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम होती है, ठीक है यस। अब आते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। जब हम दो पल्मोनरी वॉल्यूम को जोड़ते हैं तो हमारी पल्मोनरी कैपेसिटी आती है। अब आता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या पढ़ लेते हैं, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर कॉल्ड इंस्पायरेटरी का मतलब बोल रहा है कि हमने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर लिया, उसके बाद हम मैक्सिमम इंस्पायरेशन के दौरान कितनी वॉल्यूम ले रहे हैं वो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था पल्मोनरी कैपेसिटी में दो चीज़ें जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी 500 होती है, ये कितनी 2500 से 3000 होती है। तो इस कारण इसका हम टोटल हम निकाल सकते हैं 25, तो हमारी 3000 से लेकर 3500 के बीच में होती है। फिर आते एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम आफ्टर एक्सपायरेटिंग टाइडल वॉल्यूम द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपायर, उसे बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर कर लिया, उसके बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर सकते हैं उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम जो हम एक्सपायर कर रहे हैं, इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्सपायर, इन दोनों को मिलाकर हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनेगी। अब आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम द एयर प्रेजेंट इन लंग्स कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या बोल रहा है कि हमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया, उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर जो बचेगा वही फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, लंग्स के अंदर हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा और हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगा। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी।